बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आपने सुना तो होगा ही कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क्स। पर शायद जब आप ये समझने बैठे होंगे कि म्यूचुअल फंड्स हैं क्या, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से ही अगर आप हर महीने 15,000 रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप अगले 15 साल में 15 करोड़ रुपए के मालिक बन सकते हैं। क्या आप मेरी ये बात मानेंगे? नहीं ना? लेकिन ये सच है। यही कमाल है म्यूचुअल फंड्स का। जी नहीं, फंड्स किसी जादूगर का नाम नहीं है। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप अपनी मेहनत की गई कमाई को इन्वेस्ट कर सकते हैं और समय के साथ अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में मैं म्यूचुअल फंड्स को लेयर बाय लेयर आपके सामने रखूंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि म्यूचुअल फंड्स क्यों इतने फेमस हैं और उनमें पैसा इन्वेस्ट करना क्यों आपके लिए एक अच्छा और प्रॉफिटेबल डिसीजन साबित हो सकता है। नमस्ते, मैं हूँ शिवानी कुकू एफएम से और आज मैं बात करने जा रही हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स हैं क्या। गूगल की सुने तो अ म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर। It is a trust that collects money from a number of investors who share a common investment objective and invests the same in equities, bonds, money market instruments, and or other securities. जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो बात मुझे भी कुछ खास समझ में नहीं आई। इसलिए थोड़ी रिसर्च करने के बाद जो मैं समझ पाई वही आसान भाषा में अब आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपको एक कंपनी खरीदनी है और आपका बजट है 20,000। अब 20,000 में तो एक अच्छी कंपनी खरीदना मुश्किल है और साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए कि कौन सी कंपनी आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी, किसकी मार्केट इमेज अच्छी है। ये पता करने के दो ऑप्शंस हैं। या तो आप खुद रिसर्च करके यहाँ वहाँ लोगों से पूछकर खुद एफर्ट्स लगाकर सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें, या आप एक एक्सपर्ट हायर करके उनकी सलाह ले सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट की हेल्प लें तो 20,000 में से आप कुछ उनकी फीस भी देंगे ही, तो यहीं आपका बजट कुछ कम हो गया। म्यूचुअल फंड ये करता है कि वो आपसे और आप जैसे कई सारे लोगों से, मान लीजिए 100 लोगों से 20,000 लेकर एक कंपनी खरीदता है और इस कंपनी का सिलेक्शन भी एक्सपर्ट्स करते हैं। तो ऐसा करके आप कंपनी भी खरीद लेते हैं और आपको अपने बजट से ज्यादा भी नहीं खर्चना पड़ता। और बस ऐसा ही कुछ है म्यूचुअल फंड। आप और आप जैसे कई सारे लोग कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और एक म्यूचुअल फंड कंपनी अपने म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के थ्रू अच्छे और प्रॉफिटेबल फंड्स में आपके मनी को इन्वेस्ट करती है। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड एक ही टाइप का होता है, सिर्फ स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट, या कोई और भी? तो जान लीजिए कि म्यूचुअल फंड चार टाइप के होते हैं। पहला और सबसे फेमस, इक्विटी म्यूचुअल फंड, और यही है स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड। दूसरा, डेट फंड या फिक्स्ड इनकम फंड, जो कि एक लो रिस्क फंड भी कहा जा सकता है, क्योंकि डेट फंड का इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में नहीं होता। तीसरा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, जैसे कि म्यूचुअल फंड फॉर एजुकेशन या रिटायरमेंट या इंटरनेशनल वेकेशन या बच्चों की शादी के लिए लिया गया म्यूचुअल फंड। और आखिरी है अदर म्यूचुअल फंड, जिसका एग्जाम्पल है इंडेक्स फंड। ये फंड इन्वेस्ट करता है सेंसेक्स में। तो अब हम थोड़ा बहुत जान गए हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ इन्हीं सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जवाब है नहीं। म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ही नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप गोल्ड, रियल एस्टेट और साथ ही साथ इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यही थे बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आइए मेरे साथ इस सीरीज के सफर पर, जहां हम समझेंगे और गहराई से म्यूचुअल फंड के हर एस्पेक्ट को, जानेंगे क्यों इन्वेस्टमेंट है जरूरी और कई सारी टेक्निकल टर्म्स जैसे एएमसी, एएमयू, एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के बारे में छोटी से छोटी डिटेल। क्यों है इन्वेस्टमेंट जरूरी? वॉरेन बफेट ने कहा था कि जब तक आप सोते हुए भी पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते हैं, तब तक
आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। अब दिन भर काम करना ही किसी भी आम इंसान के लिए एग्जॉशन का रीजन बन सकता है। उस पर अब ये मरते दम तक काम करने का थॉट तो कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने और बचाने का ख्याल भी तो बुरा नहीं। आपको एक्स्ट्रा एग्जॉशन से ब्रेक देने के लिए और एक्स्ट्रा पैसा बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट एक काफी बढ़िया ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप नहीं, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। जिंदगी भर इंसान जिस पैसे के लिए इतनी मेहनत करता है, कई जतन करता है, वही पैसा अब आपके लिए काम करेगा। किसी मीठे सपने जैसा सुनाई देता है ना? बस यही कमाल है सही इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे फायदे हैं, पर हर चीज की तरह इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स हैं जहां आपको एक्स्ट्रा समझदारी के साथ काम लेना पड़ता है। सही इन्वेस्टमेंट आपको इन्फ्लेशन के खतरों से भी बचाती है। इन्फ्लेशन, जिसे आमतौर पर महंगाई कहा जाता है, उस बला का नाम है जिसकी वजह से हर साल चीजें थोड़ी और महंगी हो जाती हैं। पीपली लाइव फिल्म का वो गाना तो आपको याद ही होगा। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, आमतौर पर हर साल महंगाई 4 से 6% के बीच रहती है। लेकिन कभी-कभी, जैसे इस साल 2022 की बात करें, तो महंगाई 7 से 8% तक भी पहुंच सकती है। विच मीन्स कि जो चीज़ पिछले साल 100 रुपए में अवेलेबल थी, वही चीज़ अब इस साल 108 रुपए की बिक रही है। पर सैडली घर में पड़े हुए 100 रुपए की कीमत महंगाई की तरह नहीं बढ़ रही। इन्वेस्टमेंट के थ्रू चाहे आपके पैसे की वैल्यू डायरेक्टली ना बढ़े, पर वही पैसा इन्वेस्ट होने पर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा जरूर ला सकता है। इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये कि अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको रिटर्न्स बहुत बेहतर मिलते हैं और ये आपकी पैसिव इनकम का एक क्रूशियल पार्ट बन सकता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब इंसान रिटायर होता है, तो उसके टोटल कमाए पैसों में से 40% इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने पैसिव इनकम कैसे कमाई है। यानी रिटायरमेंट के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपया बचता है या 60 लाख, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने क्या सिर्फ पैसे बचाए या फिर उन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट भी किया। इन्वेस्टमेंट करने का तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया भी, कि इंस्टेड ऑफ यू वर्किंग फॉर योर मनी वर्क्स फॉर यू। आपको इसमें कोई भाग-दौड़ करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक एक्सपर्ट आपके पैसों को संभालता है और वो इस बात का ध्यान रखता है कि पैसा कहाँ-कहाँ और कितना-कितना लगाना है, और इसी प्रोसेस के थ्रू आपको प्रॉफिट हो पाता है, ताकि जब आप चैन की नींद सो रहे हों, तब आपका पैसा आपके लिए कड़ी मेहनत करे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें? घर वालों की बातें अगर आप सुने तो वो मोस्टली यही कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट सबसे अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी देता है, और नॉर्मली सब मानते भी यही हैं कि पैसे अपने सेविंग्स अकाउंट में ही रखो, जब मन चाहे तब अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकाल लो। स्टॉक मार्केट का तो कुछ नहीं पता, कभी गिरती रहती है, कभी बढ़ती रहती है, जैसा कि बॉलीवुड मूवीज में दिखाया ही जाता है। सो अनकॉन्शियसली या मे बी कॉन्शियसली हमने एक डेंजरस और अनसेफ इमेज जोड़ ली है शेयर्स, इक्विटी या स्टॉक मार्केट जैसे वर्ड्स के साथ, जो कि पूरा सच नहीं है। आपके पैसे को आप कई जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक फिक्स डिपॉजिट में, जो कि नॉर्मली आपको 5 से 6% तक का इंटरेस्ट देगा। फिक्स डिपॉजिट आपको कुछ हद तक इन्फ्लेशन से बचाता है, लेकिन इसके रिटर्न्स कुछ खास नहीं है। प्लस इसका एक सेटबैक ये भी है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और उस लिमिट को रीच करने से पहले डिपॉजिटेड पैसे को निकालना मुश्किल हो जाता है। सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने से भी आपको हर साल कुछ ना कुछ छोटा मोटा इंटरेस्ट, जैसे कि 2 या 3% आता रहेगा, और आप जब चाहें अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं। बट अगेन, इसका भी सेटबैक है कि ये आपको इन्फ्लेशन से बचाने में अनसक्सेसफुल रह जाता है और आपको इंटरेस्ट भी काफ़ी कम देता है। और जब बात आती है स्टॉक मार्केट की, तो ये किसी फार अवे ड्रीम जैसा लगता है।
जो एक कॉमन मिडिल क्लास पर्सन की रीच से बहुत दूर है। इससे मिलने वाले रिटर्न्स स्काई हाई हो सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। मेरी इन बातों को सुनकर अब आप कहेंगे कि आपको मेरे जवाब ने और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। यहाँ तो हर चीज का कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है। इस बात के जवाब में मैं आपको कहूंगी कि पेशेंस, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस कंफ्यूजन के बीच संजीवनी बूटी बनकर उभरता है म्यूचुअल फंड्स। एक अच्छा म्यूचुअल फंड आपको नॉर्मली 15 से 30% का रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। म्यूचुअल फंड आपको फिक्स डिपॉजिट्स और सेविंग्स अकाउंट के कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा रिटर्न देता है, और आप अपने पैसे को जब चाहे निकाल भी सकते हैं। और आपका पैसा फाइनेंस एक्सपर्ट्स या फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं। स्टॉक मार्केट के मुकाबले इसमें बेहद ही कम रिस्क है, और आपके पैसे एक एक्सपर्ट के हाथ में होते हैं, जो आपके लिए मेहनत करता है और आपके पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है कि आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमा कर ला पाए। अब जैसे किसी बीमारी से बचने के लिए आपको मेडिकल एक्सपर्ट की ज़रूरत है, वैसे ही इन्फ्लेशन से बचने के लिए आपको फिनेंस एक्सपर्ट की सलाह की ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड्स आपको अपने पैसे सेफली इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका देता है। म्यूचुअल फंड्स एंड मिथ्स। 21 दिन में पैसा डबल। फिर हेरा फेरी नाम की एक बॉलीवुड मूवी है जिसका ये डायलॉग तो हर इंसान जानता होगा। पर लोग जब इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनते हैं तब भी वो इसे ऐसी ही कोई स्कीम समझ लेते हैं। ये है पहली गलतफहमी। और दूसरी ये कि म्यूचुअल फंड्स बस स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का तरीका है, और जैसे ही स्टॉक मार्केट गिरेगी वैसे ही आपके सारे पैसे भी डूब जाएंगे। इस एपिसोड में आपकी इन दो बड़ी गलतफहमियों को दूर करने के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगी कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअल में क्या है, और कैसे ये लोगों के लिए पैसे इन्वेस्ट करने का फेवरेट ऑप्शन बनती जा रही है। म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड को कहा जाता है जहां एक एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत सारे लोगों से उनका पैसा इकट्ठा करती है, और उसे कई तरह की सिक्योरिटीज जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करती है। एएमसी लोगों के इस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए एक प्रोफेशनल मनी मैनेजर या फंड एक्सपर्ट की हेल्प लेती है। इन फंड एक्सपर्ट्स के अराउंड एक टीम बनाई जाती है। इस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डीपली रिसर्च करें और ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करें जिससे इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल पाए, कम से कम रिस्क के साथ। म्यूचुअल फंड की वैल्यू नेट एसेट वैल्यू NAV कही जाती है, जो कि फंड में सभी पैसे या सिक्योरिटीज की वैल्यू को सभी शेयर्स के वैल्यू को डिवाइड करके निकाला जाता है। अगर एक आसान तरीके से समझाऊं तो मान लें कि आप अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ियों पर किसी अच्छी जगह घूमने जाना चाहते हैं। ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल तक पहुंचें, या फिर आप एक बस में दूसरी सवारियों के साथ बैठकर अपनी मंजिल तक जाएं। पहले ऑप्शन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास एक अच्छी गाड़ी है, आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, और आपको पहाड़ी रास्तों की भी अच्छी जानकारी है, जिससे आप अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के जैसा है। यहाँ अच्छी गाड़ी का मतलब है कि आपके पास काफी सारा पैसा है, जिससे अलग तरह की महंगे और सस्ते स्टॉक्स तक को खरीद सकते हैं। आपका अच्छा ड्राइवर होना ये बताता है कि या तो आपके पास खुद बहुत अच्छी जानकारी है स्टॉक मार्केट के बारे में, या फिर आपके पास कोई एक्सपर्ट है जो आपको सलाह देगा एक फीस के बदले, और आपको पूरे रास्ते गाइड करेगा, जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के अपने गोल को पूरा कर पाएंगे। जबकि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसा है। यहाँ आप बस में और लोगों के साथ सफर कर रहे हैं, और डेस्टिनेशन तक पहुंचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर नहीं है। फॉर सम रीजन अगर आप एक समय पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों के महंगे स्टॉक्स नहीं खरीद सकते, तो आप एक म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे इन्वेस्ट करती हैं। इसी म्यूचुअल फंड में और भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बस का ड्राइवर प्रोफेशनल मनी मैनेजर की तरह है, जिसे अच्छी जानकारी है कि आपके पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, यानी कि आपको अपनी मंजिल तक कैसे लेकर जाना है। इसी दूसरे एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक और बात समझाती हूँ। इस सफर को पूरा करने के लिए बस की कंपनी अपने लिए भी
एक प्रॉफिट मार्जिन निकालेगी, जिसमें से वो बस के ड्राइवर को भी उसकी सैलरी देगी। ठीक इसी तरह एएमसी भी आपकी दी हुई इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा अपने लिए रखती है, जिसमें से ही वो फंड मैनेजर को भी सैलरी देती है। अच्छी बात यह है कि ये मार्जिन ज्यादातर सिर्फ 1 या 3% के बीच होता है, और जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। जितनी भी एएमसी होती है उन सबको रेगुलेट करने की जिम्मेवारी सेबी के पास होती है, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है, और हर टाइम इस बात का ध्यान रखती है कि एएमसी आपके पैसे को जिम्मेदारी के साथ इन्वेस्ट करे और सारे रूल्स को फॉलो करे। ये बातें साबित करती हैं कि म्यूचुअल फंड्स कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, बल्कि 100% लेजिटिमेट है। ताकि लोगों को अपना पैसा इन्वेस्ट करने में आसानी हो, इसलिए सेबी ने भारत में म्यूचुअल फंड्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। इनमें सबसे पहले आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जो कि मोटे तौर पर लोगों के पैसों को इक्विटीज मतलब कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। इसमें बाकी फंड्स के मुकाबले रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पर आता है डेट म्यूचुअल फंड, जिसमें कि लोगों के पैसों को डेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इस म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का फंड पर कोई असर नहीं होता। तीसरे नंबर पर आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये इक्विटी यानी स्टॉक्स और डेट दोनों में ही लोगों का पैसा इन्वेस्ट करता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का भी हमें नाम से ही पता चलता है कि ये हमारी किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए बना है, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन म्यूचुअल फंड, जिसमें लोग अपने बच्चों के बड़े होने पर उनकी पढ़ाई के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आखिर में बच जाता है अदर म्यूचुअल फंड्स, जिसमें कि लोगों के पैसे को सीधा इंडेक्सेस यानी कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स या फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ये सब जानने के बाद हमारी गलतफहमी दूर हो जाती है कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने में कोई फर्क नहीं है। म्यूचुअल फंड्स बेशक स्टॉक मार्केट के मुकाबले रिटर्न्स थोड़ा कम देते हैं, लेकिन वो स्टॉक मार्केट के मुकाबले कई गुना सेफ भी हैं। या दूसरी भाषा में कहें तो उनमें स्टॉक मार्केट के मुकाबले कम रिस्क है। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग गोल्स होते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के गोल्स से मेल खाते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का गोल ये भी हो सकता है कि उन्हें सिर्फ उन्हीं जगहों पर इन्वेस्ट करना है जहां पर रिस्क बेहद कम हो और चाहे रिटर्न्स उतने ज्यादा ना हो। जबकि कुछ लोगों का गोल हो सकता है कि उन्हें रिटर्न अच्छा चाहिए और इसके लिए वो ज्यादा रिस्क लेने को भी तैयार हैं। आज 44 एएमसी भारत में मल्टीपल इन्वेस्टर्स के गोल्स और रिस्क्स को ध्यान में रखते हुए 2,500 से अधिक म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स की बनाई है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिनके जरिए स्टॉक मार्केट में आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को ज्यादातर हाई रिस्क के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके साथ ही ये हायर रिटर्न्स भी देते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे एक बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं, लमसम या एसआईपी। अब मान लीजिए कि आपने 500 रुपया म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू लगाया, तो अब म्यूचुअल फंड आपके 500 रुपए को 50 से 80 कंपनी के शेयर्स में लगाएगा, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स हो जाएगा और आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। आमतौर पर आप अपने 500 रुपए से शायद एक भी कंपनी का स्टॉक न खरीद पाएं, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको मौका देता है कि आप इन्हीं 500 रुपए से भी बहुत सारी कंपनीज के शेयर होल्डर बन सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स में बड़ा डिफरेंस ये भी है कि डेट म्यूचुअल फंड आपको एक फिक्स रिटर्न देता है, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न फ्लक्चुएट करता है। डेट म्यूचुअल फंड का रिटर्न म्यूचुअल इक्विटी फंड से काफी कम होता है, लेकिन उसमें रिस्क भी कम होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को हम कई सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, सेक्टर म्यूचुअल फंड्स, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स,
डिविडेंड यील्ड स्कीम, ईएलएसएस और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स। ये सभी काफ़ी इंटरेस्टिंग और कई मामलों में एक दूसरे से अलग भी हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके ज़्यादातर एसेट्स सिर्फ उन कंपनियों में इन्वेस्ट किए जाते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। सेबी के अनुसार भारत में लार्ज कैप कंपनीज सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कहा जाता है जो अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉप 100 कंपनीज में आती हैं। ये कंपनीज बहुत रेप्यूटेबल होती हैं और इनका एक बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे और स्टेबल रिटर्न्स देने का, और इसी कारण से इनमें इन्वेस्ट करने में रिस्क कम होता है। लार्ज कैप फंड्स उन लोगों के लिए एप्ट है जो ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते और थोड़े कम मगर रेगुलर रिटर्न्स चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके 80% से ज़्यादा एसेट्स सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी, स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग रैंक 250 से कम है और मॉनेटरी टर्म्स में जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ रुपए से कम होता है। स्मॉल कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स देती हैं, लेकिन इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। ये म्यूचुअल फंड्स मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की तरह काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और इसीलिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादातर वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनकी रिस्क टॉलरेंस हाई होती है और जिन्हें इन छोटी कंपनीज पर भरोसा होता है कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देंगी। स्मॉल कैप कंपनीज को ग्रो करने में काफ़ी वक्त लग सकता है, इसलिए इन्हें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बीच में आते हैं और इन्वेस्टर्स को इन दोनों के कई फायदे और नुकसान भी देते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को एक तरह से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स भी कहा जा सकता है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल जाता है, ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि मिड कैप कंपनीज में अपने एसेट्स को इन्वेस्ट करते हैं। सेबी के अकॉर्डिंग मिड कैप कंपनीज उन्हें कहा जाता है जो 101 से लेकर 250 के बीच रैंक्ड हैं अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न्स देती हैं, लेकिन इसमें रिस्क उनसे थोड़ा ज़्यादा होता है। वहीं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले इनमें रिस्क कम होता है, लेकिन रिटर्न्स भी उनसे कम ही होते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को कंपाउंडिंग के कई बेनिफिट्स देती है, इसीलिए इन्हें यंग इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स उन म्यूचुअल फंड्स को कहा जाता है जिनमें मनी मैनेजर के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होती है कि सिर्फ लार्ज कैप फंड चुने या स्मॉल कैप या मिड कैप फंड। मैनेजर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोपोर्शंस में इनमें इन्वेस्ट कर सकता है। फंड मैनेजर एक एक्सपर्ट होता है और मल्टी कैप फंड्स उसे अपनी नॉलेज और कैपेबिलिटी शो करने का मौका देती है। इसी वजह से मल्टी कैप फंड्स को वेल्थ क्रिएशन के लिए बेहद अच्छा माना जाता है और ये अक्सर लोगों की पहली पसंद होते हैं। सेक्टर म्यूचुअल फंड्स इकोनॉमी के किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट फंड्स, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। सभी सेक्टर्स इकोनॉमी में अलग समय पर अलग स्पीड के साथ ग्रो करते हैं। ऐसे में सेक्टर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को एक अच्छा चांस देते हैं कि वो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स के सबसे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाएं और शॉर्ट टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाएं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एनर्जी सेक्टर, जहां आजकल पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम सरकारों और लोगों के लिए परेशानी का रीजन बने हुए हैं। वहीं एनर्जी सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को रिकॉर्ड रिटर्न्स दे रहे हैं। सेक्टर म्यूचुअल फंड्स की एक कमी ये है कि क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेक्टर की ही कंपनीज होती हैं, तो जब इस सेक्टर में रिसेशन आता है तो इन्वेस्टर्स को नुकसान भी सहना पड़ता है। इसीलिए लोगों को ये सजेशन दिया जाता है कि वो सेक्टर म्यूचुअल फंड्स में तभी इन्वेस्ट करें जब उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पहले से ही काफ़ी डाइवर्स हो। डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक तरह से सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक तरह से सेक्टर म्यूचुअल फंड्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, जहां सेक्टर म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ एक सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं,
वहीं डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप कई सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का चांस पाते हैं, जिससे कि आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है और आपका पोर्टफोलियो भी काफी डाइवर्स हो जाता है। सेक्टर म्यूचुअल फंड कहा जाता है शॉर्ट टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा है। वहीं डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड फंड्स, हाई रिस्क और हाई रिटर्न फंड्स हैं। मिड कैप डाइवर्सिफाइड फंड्स लेस रिस्की, बट फिर ये रिटर्न्स भी स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड फंड से कम देते हैं। और लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड्स सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है। इनमें रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन ये बाकियों के मुकाबले रिटर्न्स भी थोड़ा कम ही देते हैं। ईएलएसएस फंड्स वो इक्विटी फंड्स होते हैं जो अपना मेजर पोर्शन इक्विटी या इक्विटी से ही रिलेटेड किन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको 1,50,000 तक की टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं आपकी एनुअल टैक्सेशन इनकम पर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यार, तुम हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही हो? मतलब ऐसा भी कहीं होता है? सरकार जो हमसे एक चिप्स के पैकेट पर भी टैक्स लेती है, वो हमें टैक्स एग्जेम्पशन क्यों देगी? लेकिन बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ। अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आप एलिजिबल हो जाते हैं टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, अगर आपने ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। इस सब के अलावा भी आपकी जितनी भी कमाई इस फंड के थ्रू होती है, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और सिर्फ 10% ही टैक्स दिया जाता है। इतने सारे टैक्स बेनिफिट्स की वजह से ईएलएसएस फंड्स लोगों की पसंद बनते हैं। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स खरीदने से पहले ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इनमें 3 साल तक का मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता है, जो कि इन फंड्स को काफी कम लिक्विड बनाता है। डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड भी एक तरह का इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जिसमें कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जो रेगुलर इंटरवल्स पर डिविडेंड्स डिक्लेयर करती है। इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव कैपिटल अप्रिशिएशन न होकर कंपनीज के थ्रू दिए जाने वाले डिविडेंड्स पर होता है। जाहिर सी बात है कि सिर्फ वही कंपनी रेगुलर डिविडेंड्स डिक्लेयर करेगी जो कि अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, और इन कंपनीज का कैश फ्लो भी काफी बढ़िया है। इसीलिए डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स को काफी स्टेबल माना जाता है। थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स बाकी सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड से थोड़ा हटकर होते हैं, क्योंकि इनका फोकस एक स्पेसिफिक थीम पर यानी कि आइडिया पर रहता है। जैसे कि जिस फंड की थीम इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो फंड सिर्फ स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनीज के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेगा। थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स सेक्टोरल म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा डाइवर्स होते हैं, और इसी वजह से इनमें रिस्क भी उनसे कम ही होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये काफी बेहतर इन्वेस्टमेंट साबित होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बाकी किसी भी तरह के फंड से ज्यादा रिटर्न देते हैं, और क्योंकि ये कई तरह के होते हैं, तो इनमें हर एज का और काफी डाइवर्स फाइनेंशियल गोल्स वाला इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करना पसंद करता है। सिंस डेट इक्विटी फंड से रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, इस वजह से कई इन्वेस्टर्स जिनकी रिस्क सहने की कैपेसिटी कम होती है, वो डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इससे उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिस्क भी कम हो जाता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में और उसके अलग अलग टाइप्स की। डेट म्यूचुअल फंड। जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, तो म्यूचुअल फंड्स एक शानदार ऑप्शन है, लेकिन हर किसी में इतना रिस्क उठाने की कैपेसिटी नहीं होती कि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे। अब अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बिल्कुल सही रहेंगे। डेट म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए एक बेहद सिक्योर ऑप्शन है। इनमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ना के बराबर रिस्क होता है, लेकिन फिर ये रिटर्न भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले थोड़ा कम देते हैं। यही है म्यूचुअल फंड्स का रूल: हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न्स। डेट मार्केट बेसिकली आसान कर देता है द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लोन्स इन एक्सचेंज फॉर इंटरेस्ट।
भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या किन्हीं और कारणों से इस मार्केट में डेट सिक्योरिटीज जारी करती है, जिन्हें कि डेट म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि अंबानी, अदानी और टाटास को लोन दे रहे हैं, जिसके बदले में आपको एक प्री डिटर्मिन्ड रेट पर हर महीने इंटरेस्ट मिल रहे हैं। इस सब के अलावा डेट फंड्स ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा में भी इन्वेस्ट करते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स को बिना किसी रिस्क के रेगुलर इंटरवल्स पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रिटर्न देती है। क्योंकि सब कुछ प्री डिसाइडेड है, तो मार्केट फ्लक्चुएशंस का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये काफी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब इसको थोड़ा डीपर लेवल पर समझाते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये काफी लो रिस्क है, तो क्या इसका मतलब ये 100% सिक्योर है? जवाब है नहीं। डेट सिक्योरिटीज में भी थोड़ा रिस्क छुपा होता है, और इस रिस्क को समझने के लिए हर डेट सिक्योरिटी की एक क्रेडिट रेटिंग होती है, जो कि इन्वेस्टर्स को समझने में मदद करती है कि कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट में कितना रिस्क है और उसके डेट इशूअर के डिफॉल्ट करने के क्या चांसेस हैं। जो डेट फंड मैनेजर्स होते हैं, वो इन रेटिंग्स को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करते हैं कि कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। हाई रेटिंग का मतलब ये ज़रूर होता है कि उसके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन वो रिटर्न भी कम देते हैं। वहीं लो क्वालिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर करते हैं एक अपॉर्चुनिटी टू अर्न हायर रिटर्न्स बेस्ड ऑन अ कैलकुलेटेड रिस्क। लेकिन हाई क्वालिटी यानी हाई रेटिंग डेट्स को ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर और स्टेबल है। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिनका रिस्क लेने का पोटेंशियल कम है और आपको सिर्फ सिक्योर रिटर्न से मतलब है, तो आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि फिक्स डिपॉजिट भी तो बिल्कुल सिक्योर रिटर्न्स देते हैं, तो मैं उनमें क्यों ना इन्वेस्ट करूं इसके बजाय? इसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये, फिक्स डिपॉजिट से ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं, और दूसरी बात कि इसमें टाइम पीरियड भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। शॉर्ट टर्म में आपके पास 3 से 12 महीने का ऑप्शन होता है, और लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल का ऑप्शन। जहां शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड्स सिर्फ इंटरेस्ट से आपको पैसा कमा कर देते हैं, वहीं लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड्स इंटरेस्ट के साथ साथ कैपिटल गेन्स के थ्रू भी पैसा कमाने में आपकी मदद करते हैं। अब शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड्स और लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी तरह के फंड्स होते हैं। आइए एक बार उनके बारे में भी जानते हैं। लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड्स, ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड है, जिसकी मैच्योरिटी सिर्फ 91 दिनों की होती है। अब आप चाहें तो 24 घंटे में ही इन्हें विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पूरी मैच्योरिटी होने पर ही आपको इसके सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। डेट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में इनमें रिस्क सबसे कम होता है, क्योंकि इनकी मैक्सिमम वैलिडिटी 91 दिनों की है, तो मार्केट की फ्लक्चुएशन का इन पर कोई असर नहीं होता, और ये हमेशा स्टेबल रिटर्न देते हैं। तो अगर आप बिना अपनी लिक्विडिटी को कम करे सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। इस फंड की एक और खूबी ये है कि ये काफ़ी लो कॉस्ट होते हैं, और जनरली इनका एक्सपेंस रेशियो 1% से भी कम होता है। इसकी वजह यही कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह इन्हें एक्टिवली मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और फंड मैनेजर्स को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपके पास घर में कुछ कैश पड़ा है पर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड्स उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। गिल्ट म्यूचुअल फंड्स, इन फंड्स में आप सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स के डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो के बराबर है। इसी वजह से इन्हें गिल्ट म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। इनमें मैच्योरिटी डेट फिक्स नहीं होती, गवर्नमेंट के हिसाब से ही सब होता है, लेकिन होती वो प्री डिसाइडेड ही हैं। मतलब कि इन पर मिलने वाले रिटर्न्स को हम काफ़ी प्रिडिक्टेबल मान सकते हैं। अक्सर फंड मैनेजर्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए। गिल्ट फंड में इन्वेस्ट करते हुए आपको कुछ बेहद ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले,
एक्सपेंस रेशियो ये आपके फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करेगा, लेकिन जनरली इनका एक्सपेंस रेशियो बाकी म्यूचुअल फंड से थोड़ा कम ही होता है। तो रिसर्च करके इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इसके एक्सपेंस रेशियो का खास ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि गिल्ड फंड्स में क्रेडिट रिस्क तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन है, गिल्ड फंड्स चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स का रिस्क अपने साथ कैरी करते हैं। अगर बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को शार्पली राइज कर देते हैं, तो इन्फ्लेशन की वजह से या किसी और कारण से इसके आपके फंड की एनएवी नेट एसेट वैल्यू पर एक नेगेटिव असर पड़ता है। तीसरा, क्योंकि आपके गेन्स इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करते हैं, तो इससे इनकी मशहूर प्रेडिक्टेबिलिटी कम हो जाती है और इनमें भी थोड़ा रिस्क क्रीप इन कर जाता है। इनका एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि गिल्ड फंड्स स्लंपिंग मार्केट में बाकियों के मुकाबले बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं। लास्टली, इनकी मैच्योरिटी 3 से 5 साल की होती है, जो कि इनकी लिक्विडिटी को कम कर देती है और इन्हें शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं बनाती। ये सिर्फ मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान ये डेट म्यूचुअल फंड्स क्लोज एंडेड होते हैं, यानी आप एक फिक्स्ड टेन्योर को माइंड में रखकर ही इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसके साथ इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स्ड होता है, यानी लॉस के चांसेस ना के बराबर। अब आप सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा है कि मैच्योरिटी पीरियड और इंटरेस्ट रेट दोनों ही फिक्स्ड, तो मैं इसकी जगह एफडी में क्यों ना इन्वेस्ट करूं? इसकी पहली वजह ये है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी से कहीं ज्यादा होता है। दूसरा, कि एफडी में आपका सारा पैसा टैक्सेबल होता है, चाहे आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। लेकिन एफडी के मुकाबले एफएमपी में आपका टैक्स नेग्लिजिबल होता है। लेकिन इस सब में भी एक ट्विस्ट है। लिक्विडिटी के मामले में एफडी बाजी मार जाता है, क्योंकि एफएमपी की लिक्विडिटी एफडी से कम होती है, जहां से एफडी से आप एक पेनल्टी देकर आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। पर एफएमपी के लिए ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जंक बॉन्ड्स ये काफ़ी हाई यील्ड बॉन्ड्स होते हैं। कंपेयर करें तो ये रेगुलर कॉर्पोरेट बॉन्ड से काफ़ी सिमिलर हैं। डिफरेंस इतना है कि जंक बॉन्ड इशुअर की क्रेडिट क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती है। मोस्टली स्टार्टअप्स या कोई ऐसी कंपनीज जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हों, वो इन जंक बॉन्ड्स को इशू करती हैं। एक तरह से ये काफ़ी रिस्की हो जाता है, लेकिन फिर जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। जंक बॉन्ड्स में भी यही ध्यान रखकर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके फेल होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। इनमें सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि इस रिस्क को उठा सकें। अब ये सवाल मन में आता है कि अगर इनमें इन्वेस्ट करने पर रिस्क इतना ज़्यादा है, तो इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। तो आप काफ़ी हद तक सही सोच रहे हैं। बेहद एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स रेटिंग्स और मार्केट को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट ग्रेड जंक फंड्स ही इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ बात खत्म होती है डेट म्यूचुअल फंड्स की। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जितना हाई रिटर्न ना देने के बावजूद भी अपनी लो रिस्क और रीजनेबल रिटर्न की वजह से फंड मैनेजर्स इन्हें सबसे बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स मानते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स पिछले 2 एपिसोड्स में हम बात कर चुके हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उनके फायदे या नुकसान क्या हैं और वो किस किस टाइप के होते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स की क्वालिटीज को मिलाकर ही बना है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स थोड़े रिस्की होते हैं, मगर रिटर्न्स ज्यादा देते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स काफ़ी सेफ होते हैं, लेकिन रिटर्न्स भी कम देते हैं। अब हर इन्वेस्टर की ज़रूरतें और चाहतें अलग-अलग होती हैं। सबका रिस्क टॉलरेंस अलग होता है और वो कितने रिटर्न की उम्मीद रखते हैं वो भी अलग हो सकता है। जिस वजह से अकेला इक्विटी फंड या अकेला डेट फंड एक इन्वेस्टर की सारी एस्पिरेशंस पूरी नहीं कर पाता। और यही पिक्चर में एंट्री होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। अगर आप बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स की चाहत रखते हैं, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आपके लिए ही बने हैं। अब थोड़ा गहराई से समझाऊं तो ये कॉम्बिनेशन है इक्विटी और डेट का, जो इन्वेस्टर के हिसाब से बनाया जाता है।
हर हाइब्रिड फंड एक दूसरे से अलग होता है और हर में इक्विटी और डेट के डिफरेंट टारगेट होते हैं। ये काम कैसे करेगा? आपको रिटर्न कब और कैसे आएगा? ये कोशिश करता है कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आपके लिए बना पाए, जिससे कि आपको एक रेगुलर इनकम भी आता रहे और लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन का भी फायदा मिले। इसमें आपका फंड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डेट और इक्विटी का परफेक्ट कॉकटेल वही बनाएंगे और मार्केट मूवमेंट के हिसाब से एसेट्स सेल और बाय भी करेंगे। इसके टाइप्स क्या हैं? इक्विटी ओरिएंटेड, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इक्विटी का ज्यादा शेयर होगा, कम से कम 65% ऑफ द टोटल एसेट्स इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड होंगे ऑफ कंपनीज अक्रॉस वेरियस मार्केट कैपिटलाइजेशंस एंड सेक्टर्स, और बचा हुआ 35% इसमें डेट होगा। डेट ओरिएंटेड, इसमें एटलीस्ट 60% इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा में की जाती है और रिमेनिंग 40% इक्विटी में। आपका फंड मैनेजर लिक्विड स्कीम्स में भी कुछ पैसा डाल सकता है। बैलेंस्ड, इसमें मोस्टली 40% से 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है और बाकी सिक्योरिटीज और कैश में। टैक्सेशन के टाइम इसे इक्विटी फंड की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड्स में है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 1 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन मिलती है, टैक्सेशन के टाइम इसे डेट फंड्स की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट डेट फंड्स हो, तो इससे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्स हो जाता है, जिसके कारण रिस्क भी कम हो जाता है। ये फंड्स उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन भी चाहते हैं और शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते। मंथली इनकम प्लान, यहाँ पर प्राइमरीली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है और एक स्मॉल पोर्शन इक्विटी फंड्स में। इन म्यूचुअल फंड्स का मकसद इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स या इंटरेस्ट पेमेंट्स की फॉर्म में एक रेगुलर इनकम देना है। इन प्लान्स में ज्यादातर एक ग्रोथ ऑप्शन भी होता है। आर्बिट्रेज फंड्स, ये इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स हैं और इनमें आपका फंड मैनेजर एक मार्केट में स्टॉक खरीदता है और उसे दूसरी मार्केट में हाई प्राइस पर बेचता है। तो आपके फंड मैनेजर हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि टाइमिंग हमेशा अच्छी हो। कभी कभी सेकंड मार्केट में सेल करने की कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ही नहीं होती। ऐसे वक्त पर फंड मैनेजर आपका पैसा डेट सिक्योरिटीज या कैश में इन्वेस्ट कर देता है। ये डेट फंड्स जितने ही सेफ होते हैं, लेकिन दे आर टैक्स्ड लाइक इक्विटी फंड्स। डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स, इस कैटेगरी के फंड्स की इन्वेस्टमेंट कई सारे सेक्टर्स में होती है, जैसे कि इक्विटी फंड्स, रियल एस्टेट और बॉन्ड्स। जब मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टन होती है, तब ये बेस्ट म्यूचुअल फंड बन जाता है, क्योंकि जैसे ही किसी सेक्टर में गिरावट आती है, तो फंड मैनेजर वो पैसा निकाल कर बेटर ऑप्शन में इन्वेस्ट कर देता है। लॉन्ग रन में इस फंड को बहुत स्टेबल माना जाता है और कई सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट होने की वजह से इसमें टैक्स एग्जेम्पशंस मिलने के चांसेस भी काफी होते हैं। इक्विटी सेविंग स्कीम्स फंड्स, ईएसएस में लगभग 30 से 35% इन्वेस्टमेंट इक्विटी एसेट्स में की जाती है और बाकी बची डेट इनकम फंड्स और आर्बिट्रेजेस में। कई इक्विटी स्टॉक्स की कीमत अलग मार्केट्स में अलग होती है। फंड मैनेजर्स इन स्टॉक्स की कीमत के डिफरेंस का फायदा उठाकर एक छोटे समय में ही प्रॉफिट कमा लेते हैं। बस इसे ही आर्बिट्रेजेस कहा जाता है। ईएसएस काफी हद तक बैलेंस्ड फंड जैसा ही होता है, लेकिन इसमें आर्बिट्रेजेस में इन्वेस्ट करने का एडवांटेज भी होता है। ये फंड्स बहुत स्मार्टली रिस्क को कम करने के साथ साथ हायर रिटर्न्स देने पर फोकस करते हैं। अब हाइब्रिड फंड क्या होता है ये तो हम जान गए, पर इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं, इसके लिए दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली, रिस्क रिटर्न असेसमेंट। सीधे शब्दों में बताऊं तो जैसे आपके पोर्टफोलियो में एसेट्स हैं, वैसा ही उनका रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देखें कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उनके क्या रिस्क्स हैं, सभी लार्ज कैप हैं या स्मॉल कैप हैं। इससे आपको रिस्क समझने में आसानी होगी
और आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, चूज द राइट हाइब्रिड फंड फॉर यू। आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं? आपको रेगुलर इनकम कितनी चाहिए? आपको रिटर्न से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अपने फंड मैनेजर से ये सब खुलकर डिस्कस कीजिए। बस ये सुनकर कोई फंड चूज मत कीजिए कि आजकल सब यही कर रहे हैं तो आप भी वही कर लें। ऐसा नहीं करें और हमेशा पहले इन डिटेल डिस्कशन जरूर करें। आखिर में एक और ध्यान रखने वाली बात, हाइब्रिड फंड डेट फंड से थोड़े ज्यादा रिस्कियर होते हैं, लेकिन इक्विटी फंड से सेफर भी। तो जाहिर है हमें ये डेबिट फंड से बेटर रिटर्न्स देंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्योंकि हाइब्रिड फंड्स इक्विटी एसेट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं और उसके लिए एक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो इनका एक्सपेंस रेशियो लगभग इक्विटी फंड्स जैसा ही हो जाता है, जबकि ये रिटर्न्स उनसे कम ही देते हैं। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स इसे एक तरह से घाटे का सौदा भी मानते हैं। लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और इक्विटी फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से हेसिटेट कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क सहने की कैपेसिटी आपकी कम है, तो भी हाइब्रिड फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इससे आपको डेट फंड से ज्यादा रिटर्न भी मिल जाएगा और इक्विटीज में इन्वेस्ट करने का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और आपका रिस्क फैक्टर भी लो रहेगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड अदर म्यूचुअल फंड्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सेबी भारत में म्यूचुअल फंड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करती है, जिसमें से अब तक हम इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात कर चुके हैं। अब इस एपिसोड में हम बाकी बचे 2 इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स और अदर म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप प्लान बनाने में फेल रहती हैं, तो आप फेल होने का प्लान बना रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये लाइंस हमें बहुत इंपॉर्टेंट सीख देती हैं। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लान्स बनाना बेहद जरूरी है। चाहे वो प्लान अपने बच्चों के एजुकेशन का हो या अपनी रिटायरमेंट का, उसे आप जितना जल्दी बना लेंगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। और ये सब आपकी मदद में आते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक आसान रास्ता खोल देते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो आपकी हेल्प करते हैं आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स को अचीव करने में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये होते ही इसीलिए हैं ताकि आपके फ्यूचर में होने वाले इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस को पूरा कर सकें, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन फंड या बच्चों की शादी के लिए फंड या रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। ये स्कीम पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या बैलेंस्ड फंड्स के अंदर ही आती थी, लेकिन कुछ समय पहले सेबी ने इसे एक अलग कैटेगरी बना दिया है। इसकी अलग कैटेगरी बन जाने से फंड मैनेजर्स को छूट मिल जाती है कि वो इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल गोल्स, उनके रिस्क की कैपेसिटी, उनकी रिटर्न से उम्मीदों को देखते हुए एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो कि इन सारी विशेस को पूरा कर सके। इस तरह के म्यूचुअल फंड्स आपको ढेर सारी चॉइसेस देते हैं, कई तरह के पोर्टफोलियोज की जो आपके गोल के साथ अलाइन करते हैं। वैसे तो कई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एएमसीज, कई तरह के सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स ऑफर करती हैं, पर 2 सबसे कॉमन तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग म्यूचुअल फंड और चिल्ड्रन गिफ्ट म्यूचुअल फंड्स। रिटायरमेंट प्लानिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के रिस्क और गोल्स को ध्यान में रखकर इक्विटी या डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इनमें एक 5 साल तक का मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि 5 साल से पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस नहीं निकाल सकते। ये इसलिए किया जाता है ताकि लोग अपने गोल्स को छोड़े नहीं और उन्हीं पर बने रहें। आमतौर पर स्टार्टिंग में ये फंड्स रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि उस समय इन्वेस्टर जोखिम उठा सकता है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टर अपनी रिटायरमेंट की एज के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे सेफर और स्टेबल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। जब एक बार इन्वेस्टर अपनी रिटायरमेंट एज पर पहुंच जाता है, तो या तो वो एक साथ सारे पैसे निकाल सकता है या फिर रेगुलर इंटरवल्स में एक पेंशन की तरह विड्रॉ कर सकता है। चिल्ड्रन गिफ्ट म्यूचुअल फंड
हर साल ऐसा लगता है जैसे कि महंगाई और स्कूल की फीस आपस में रेस लगा रही हैं कि कौन आम आदमी की जेब पर बड़ी चोट करेगा। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि इसकी प्लानिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें। कई माँ बाप तो बच्चों के पैदा होने से पहले ही इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इस फंड का इस्तेमाल लोग अपने और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी कर सकते हैं, जैसे बच्चों की शादी या और कोई ज़रूरी काम। आखिर में बचते हैं अदर म्यूचुअल फंड। इसमें दो तरह के फंड्स आ जाते हैं, इंडेक्स फंड्स और फंड ऑफ फंड्स। इंडेक्स फंड्स आपको बाकी किसी भी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। इनका पोर्टफोलियो इस तरह बनाया जाता है ताकि वो मार्केट के इंडेक्सेस जैसे कि बीएसई सेंसेक्स या निफ्टी 50 को मैच करे। इन्हें पैसिव फंड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा किसी इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं। और क्योंकि सिर्फ इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं, इसीलिए इनका एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि पिछले 10 सालों में इन्होंने इन्वेस्टर्स को 10 से 12% का रिटर्न दिया है। लेकिन इन्हें स्मॉल टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि मार्केट अप डाउन होती रहती है और ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को नुकसान भी सहना पड़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 50% तक गिर गया था, जिससे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन कुछ ही सालों में वो वापस डबल से भी ज्यादा हो गया। ये एग्जाम्पल हमें समझाता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को तो इंडेक्स फंड से दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इनसे भरोसा दिखाना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छे रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फंड ऑफ फंड्स एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो रिसोर्सेज को दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। इसके थ्रू आप हेज फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फंड मैनेजर सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अलावा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, जो कि आपके पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है और इंडियन मार्केट में आने वाले शॉक्स से आपकी इन्वेस्टमेंट को बचाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, गोल्ड फंड्स, मल्टी मैनेजर फंड ऑफ फंड्स, इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स एक्सेट्रा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि गोल्ड फंड्स में गोल्ड सिक्योरिटीज में और गोल्ड ट्रेडिंग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। मल्टी मैनेजर सबसे कॉमन फंड ऑफ फंड्स है और इसमें मार्केट में सबसे अच्छी रिटर्न्स की हिस्ट्री वाले अलग-अलग पोर्टफोलियो के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिन्हें एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं। इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स में फॉरेन मार्केट्स के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। कई बार फॉरेन मार्केट्स इंडियन मार्केट से अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसे में ये एक समझदार चॉइस बन जाती है। जैसे कि कोविड के बाद अमेरिकन टेक कंपनीज के स्टॉक रिकॉर्ड अच्छे लेवल्स पर पहुंच गए थे और उन्होंने इन्वेस्टर्स को मोटा प्रॉफिट दिया। फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले दो और इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, कि इसकी एक्सपेंस रेशो बाकी म्यूचुअल फंड्स से ज़्यादा होती है क्योंकि इसे मैनेज करने का कॉस्ट ज़्यादा होता है। और दूसरी, कि ये फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही ज़्यादा सूटेबल है, इसीलिए ये कम लिक्विड होते हैं। अब मैं आपको हर तरह के म्यूचुअल फंड्स की बारीकियां बता चुकी हूँ। मेरी तरफ से आप बिल्कुल रेडी हैं। अब इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए और अगर इन्वेस्ट नहीं भी करना है तो भी आप अपने दोस्तों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ ना कुछ बता जरूर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज मैं आपको एक राजा की कहानी बताती हूँ जिसे शतरंज यानी चेस के खेल से बहुत प्यार था। जब भी उसके राज्य में कोई समझदार मुसाफिर आता था तो राजा उसके साथ चेस का खेल जरूर खेलता था। और अगर वो इंसान राजा से जीत जाता तो राजा इनाम में उसकी मुंह मांगी चीज उसे देता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक संत के रूप में इस राजा के राज्य में आए। राजा ने उन्हें भी चेस खेलने का इनविटेशन दिया। राजा ये चेस गेम हार गए और शर्त के अनुसार राजा ने संत से पूछा कि तुम्हें जो भी इनाम चाहिए वो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वही इनाम दूंगा।
संत ने बड़े ही विनम्र भाव से राजा से कहा, मुझे केवल चावल के कुछ दाने चाहिए। आप शतरंज की बिसात यानी चेस बोर्ड के पहले खाने में सिर्फ एक चावल का दाना रख दें और दूसरे खाने में सिर्फ दो, तीसरे खाने में 4 चावल के दाने, चौथे खाने में 8 चावल के दाने। ऐसे करते करते आप मुझे 64वें खाने तक चावल के दाने दे दो। राजा संत पर हंसा और तुरंत उसकी बात मान गया। लेकिन थोड़ी ही देर में राजा की आंखें चौंधिया गईं जब उसने देखा कि 20वें खाने में उन्हें 10 लाख चावल के दाने रखने पड़े। धीरे धीरे राज्य के सारे चावल खत्म हो गए, लेकिन राजा संत की शर्त पूरी नहीं कर पाया। इस समय कृष्ण ने राजा को अपना असली रूप दिखाया और कहा कि उन्हें सारे चावल के दाने आज ही देने की जरूरत नहीं है, वो समय के साथ अपनी शर्त पूरी कर सकते हैं। ये बात सुनकर राजा की सांस में सांस आई। ये कहानी हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और कंपाउंडिंग की पावर को बड़ी आसानी से समझाती है। आसान शब्दों में कहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसी इंटरेस्ट पर आप और इंटरेस्ट रिसीव करना शुरू कर देते हैं, जो कि आपके पैसे को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लें आपने एक बार 100 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाए, जिस पर कि आपको अगले साल 10% इंटरेस्ट मिला। अब आपके पैसे 110 रुपये हो गए। अब इन 110 रुपयों पर फिर से आपको अगले साल 10% इंटरेस्ट मिला और अब आपके पैसे 121 रुपये हो गए। ठीक ऐसे ही तीसरे साल भी आपको 10% इंटरेस्ट मिला और अब आपके पास 133 रुपये हो गए। देखते ही देखते जहां आपने पहले साल 10 रुपए कमाए, वहीं तीसरे साल आपने 13 रुपए कमाए। और अगर आप अगले 40 साल तक ऐसे ही चलते रहे तो आप 4,500 रुपए के मालिक बन जाएंगे। बस यही है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक इसी तरह म्यूचुअल फंड का 15-15-15 का रूल काम करता है। म्यूचुअल फंड का 15-15-15 का ये रूल कहता है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर 15 साल के लिए प्रति माह 15,000 रुपए का निवेश करता है तो अपने पैसे पर 15% एनुअल रिटर्न पर वो अंत में 15 करोड़ रुपए का मालिक बन जाता है। सुनने में ये बातें किसी जादू की तरह लगती हैं और यही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कमाल है। लेकिन क्या रियलिटी में भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसी तरह काम करती है? इसका जवाब होगा हाँ भी और ना भी। अब आप सोचेंगे कि शिवानी जी, आप तो हमें गोल गोल घुमा रही हैं, लाइक अ मैरी गो राउंड। भला किसी क्वेश्चन का जवाब ना और हाँ दोनों कैसे हो सकता है? और मैं हमेशा की तरह कहूंगी कि जनाब थोड़ा सब्र रखिए, बात तो सुन लीजिए पूरी। मैंने ना कहा इसीलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपकी म्यूचुअल फंड में रिटर्न की तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है, और मैंने हाँ कहा इसीलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में तस्वीर बड़ी ही खूबसूरत होती है और लगभग ऐसी ही दिखती है। एक अच्छा म्यूचुअल फंड आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से 10% से 20% का रिटर्न देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड को देखें। जब 2000 में निफ्टी 50 लॉन्च हुआ था तो अपने पहले और दूसरे साल में उसने लोगों को उनके पैसे पर 55% और 16% का नेगेटिव रिटर्न दिया था, जो कि आम नागरिक को डराने के लिए काफी है। 2006 में निफ्टी 50 ने लोगों को 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन 2007 में फिर से लोगों को 50% का नेगेटिव रिटर्न दिया। मगर जब हम अगले 20 सालों का कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देखते हैं तो निफ्टी 50 ने लोगों के 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रिटर्न दिया। निफ्टी 50 एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल था, मगर असलियत में म्यूचुअल फंड्स की तस्वीर इससे बेहद कम उतार चढ़ाव भरी रहती है, लेकिन रिजल्ट हमेशा सेम ही रहता है, एक अच्छा लगभग रिस्क फ्री रिटर्न। इन सब एग्जाम्पल से हमें एक और बात पता चली कि हमें अपने म्यूचुअल फंड्स पर लंबे समय तक ट्रस्ट रखना चाहिए और मार्केट के उतार चढ़ाव से ना ही ज्यादा दुखी होना चाहिए और ना ही ज्यादा खुश होना चाहिए। पेशेंस रखने वाले लोग ही अक्सर म्यूचुअल फंड्स का पूरा प्रॉफिट ले पाते हैं।
कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके म्यूचुअल फंड पर नेगेटिव पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की छाया पड़ जाए। ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप ज्यादा रिस्क वाले म्यूचुअल फंड से थोड़ी दूरी बनाकर ही रखें, क्योंकि जितनी जल्दी ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आसमान तक ले जा सकती है, उतनी ही जल्दी ये आपको वापस धरती पर भी ला सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर, आपने एक रिस्की म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए लगाए और अगले साल उस म्यूचुअल फंड ने आपको 25% रिटर्न भी दिया और उससे अगले साल भी 25% इंटरेस्ट दिया, और आपके 10,000 रुपयों को 2 साल में ही 15,625 रुपए बना दिया। लेकिन अगले ही साल यही म्यूचुअल फंड अगर 50% का नेगेटिव रिटर्न देता है, तो आपके पैसे सिर्फ 7,812 रुपए रह जाएंगे। यानी कि 3 सालों बाद लगभग 24% का नेगेटिव रिटर्न। ये एग्जाम्पल हमें ये भी समझाता है कि सिर्फ पास्ट रिकॉर्ड्स को देखकर हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि और भी कई सारी चीजें म्यूचुअल फंड के बारे में जांच लेनी चाहिए। अब ये क्या-क्या चीजें हैं, ये मैं बताऊंगी आपको अगले एपिसोड्स में। म्यूचुअल फंड के फायदे। इस एपिसोड में मैं आप सभी को बताऊंगी कि अगर म्यूचुअल फंड्स लोगों की आंखों का तारा बना हुआ है, तो क्यों, और क्यों लोग इसे स्टॉक मार्केट के या फिक्स्ड डिपॉजिट के बजाय प्रेफरेंस देते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स के 4 बहुत बड़े फायदे हैं। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, हाई लिक्विडिटी, एक अच्छे फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज, और इसे शुरू करने के लिए जरूरी एक छोटा सा अमाउंट। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रख रहे हैं, बल्कि अलग अलग जगह पर रख रहे हैं। मान लीजिए अगर आपकी म्यूचुअल फंड के मनी मैनेजर के पास 1,000 रुपया है, इसमें से 500 रुपया किसी एक स्टॉक में लगाएगा, 500 रुपए किसी और डेबिट सिक्योरिटी में लगाएगा, 1,000 रुपए किसी बहुत बढ़िया मिड कैप कंपनी में लगाएगा, 1,000 रुपए अंबानी जी की कंपनी में लगाएगा, और ऐसा कर करके अलग अलग सेक्टर और अलग अलग तरह के बॉन्ड्स और डेट्स में आपके बाकी पैसे लगाएगा। इस बात के 2 बड़े फायदे हैं। पहला ये कि इससे आपका रिस्क बेहद कम हो जाता है। मान लीजिए आपके म्यूचुअल फंड थ्रू इन्वेस्ट की गई कोई कंपनी दिवालिया हो भी जाती है, तो कम से कम आपके बाकी कंपनीज तो आपको कोई मुनाफा देंगी ही, और इससे कुल मिलाकर आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा और लॉस कम। जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता। अगर इन्वेस्टेड कंपनीज डूब जाती हैं, तो इससे आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। और फिक्स्ड डिपॉजिट के केस में यदि आपके द्वारा जिस बैंक में पैसे रखे गए हैं और वो बैंक दिवालिया हो जाता है, तो इससे भी आपके लगभग सारे ही पैसे डूब जाते हैं। लेकिन ये सब म्यूचुअल फंड्स में होना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क बेहद कम है। दूसरा फायदा ये कि क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग मिलकर अपना पैसा लगाते हैं, इसीलिए मनी मैनेजर ऐसे बॉन्ड्स को भी खरीद पाता है जो कि खुद में ही बहुत महंगे होते हैं, और एक कॉमन मैन उन्हें नॉर्मली नहीं खरीद सकता। जैसे कि मान लीजिए आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं, लेकिन जो बॉन्ड्स आप खरीदना चाहते हैं उसकी खुद की कीमत 50,000 है, तो आप उसे अकेले नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी 10,000 किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में रख देते हैं, तो वहाँ का मनी मैनेजर आप जैसे और लोगों से पैसे लेकर वो 50,000 रुपए का बॉन्ड खरीद पाता है, जिससे कि आप फ्यूचर में बेहतर रिटर्न की उम्मीद करते हैं। एक तरह से म्यूचुअल फंड इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है और आपको ऐसा प्रॉफिट देता है जिसकी आप कभी उम्मीद भी नहीं करते हैं। हाई लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं कि आपका पैसा पानी की तरह बह जाएगा। इकोनॉमिक्स में उस चीज को हाई लिक्विड कहा जाता है जिसे जल्दी बेचा या खरीदा जा सके। म्यूचुअल फंड्स भी एक हाईली लिक्विड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे बड़ी आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है। इससे हमें ये फायदा होता है कि हम अपनी जरूरत के समय पर अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार उसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने अपना पैसा स्टॉक्स में लगाया है और आपको अचानक अपने पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर आप अचानक से अपने पैसे स्टॉक्स से बाहर निकालेंगे, तो आपको पता नहीं होगा
कि उस टाइम पर स्टॉक्स ऊपर चल रहे हैं या नीचे चल रहे हैं। और अगर स्टॉक्स नीचे चल रही हैं तो इससे आपको काफ़ी लॉस हो जाता है। और अगर आपने अपना पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाया है तो उसे अचानक से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है और कई बार आपको उसके लिए फाइन भी पे करना पड़ता है। एक बार म्यूचुअल फंड का हिस्सा बनने के बाद आप कभी भी उससे बाहर निकल सकते हैं और आपको अपने म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू एनएवी के हिसाब से आपका पैसा मिल जाएगा। तीसरा बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को एक एक्सपर्ट मनी मैनेजर हैंडल करता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। इस स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए आपको कई साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग स्टॉक मार्केट को समझ ही नहीं पाते। अगर आप खुद से अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे तो ज्यादा चांसेस यही रहते हैं कि आप अपना पैसा खो बैठेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद आपके पैसे को एक फाइनेंस एक्सपर्ट संभालता है और उसे हर समय स्टॉक मार्केट की अच्छी जानकारी रहती है और वो आपके पैसे को बढ़िया और डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में लगाता है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिलें और कम से कम नुकसान हो। आपका फंड मैनेजर ही सारी रिसर्च करता है, वही स्टॉक्स में पैसे लगाता है और वही उन सब को हमेशा मॉनिटर करता है। चौथा बड़ा फायदा ये है कि म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे होने जरूरी हैं। एसआईपी की मदद से आप सिर्फ 100 रुपए हर महीने से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि एक आम स्टूडेंट भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से अगर एक आम आदमी हर महीने म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ 500 रुपए 15 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसे अपनी इन्वेस्टमेंट से 80 गुना ज्यादा यानी लगभग 40,000 रुपए का रिटर्न मिलता है। जबकि स्टॉक्स के मामले में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई स्टॉक्स बहुत महंगे होते हैं और उनमें सिर्फ वही लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके पास काफी बड़ा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए। इन बड़े फायदों के अलावा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के और भी कई फायदे हैं जो कि इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स को और भी ज्यादा एक्टिव बनाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में की गई इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना काफी आसान है। जैसे कि कई सारी एप्स की मदद से आप देख सकते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। कई अलग अलग पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हैं। मार्केट में अवेलेबल म्यूचुअल फंड्स की सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे कि उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, उसके फंड मैनेजर का अब तक का क्या रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में ये इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो इस सब अवेलेबल इंफॉर्मेशन का पूरा फायदा उठाए और म्यूचुअल फंड्स को चुनने से पहले आप उनके बारे में सारी जानकारी लें और उनके सारे पिछले रिकॉर्ड्स को चेक करें। 500 रुपए से करें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत। एक मिडिल क्लास आदमी इन्वेस्टमेंट के नाम पर अक्सर जमीन खरीदने के बारे में सोचता है, इस सोच के साथ कि किसी बढ़िया जगह जमीन ले लूं और कुछ समय बाद जब उसके दाम बढ़ जाएं तो उसे बेच दूं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का ख्याल तो कहीं दूर दूर तक नहीं सूझता और इसका मेन रीजन है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस कई सारे मिथ्स जो इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ गए हैं। और इन्हीं मिथ्स को आज मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। हर महीने रेगुलरली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने को एसआईपी कहते हैं। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है एसआईपी, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ऐसा नहीं है आपको हर महीने ये मैनेज करना पड़ेगा। एक बार आपने एसआईपी शुरू कर दी तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट होने वाला अमाउंट अपने आप डिडक्ट होता रहेगा। तो बेसिकली आपका डिसाइड किया हुआ अमाउंट चाहे 500 या 50,000 हर महीने सिस्टमैटिकली एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। इसके बेनिफिट्स क्या है? पहला, लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सिर्फ 500 रुपए के साथ आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इतना अमाउंट आपकी पॉकेट पर ज्यादा भारी भी नहीं पड़ेगा और आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। सेकंड, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब यह है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को काफी हद तक मिनिमाइज कर देता है।
तो आपका जितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उससे आपको पोटेंशियली हायर रिटर्न्स मिलते हैं। तीसरा, ये एक फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप पिछले कुछ मंथ से 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन इस महीने फॉर सम रीजन यू कांट, तो फिर आप इस पर एक शॉर्ट या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए पॉज कर सकते हैं, या अमाउंट को बढ़ा और घटा भी सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा फी के। और अगर आप इसे बंद भी करना चाहें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड पूरा हो जाने के बाद आप इसे बंद भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना चाहें पर अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो एसआईपी बाउंस होने पर भी बैंक आपको कुछ 5 या 10 रुपए का ही एक्स्ट्रा चार्ज लगाता है। जितने ज्यादा वक्त के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। कब एसआईपी आपके लिए सही ऑप्शन है? इफ यू हैव अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, या आप कि हर मंथ एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा ही, और उसमें से एक्स अमाउंट मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ऐसे में एसआईपी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर सैलरी कम भी है, तब भी यू कैन ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब 80,000 कमाने लग जाऊंगा तभी इन्वेस्टमेंट का सोचूंगा। कब स्टार्ट करें? एज वी ऑलरेडी नो कि हम कम अमाउंट के साथ भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग व्हेनेवर यू वांट, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, फॉर वट एवर टाइम पीरियड यू वांट। इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट खुद कर रहे हैं, आपने खुद रिसर्च की और सोच लिया है कि कितना अमाउंट कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, बिना किसी एक्सपर्ट की हेल्प के, तो वो कहलाएगा डायरेक्ट प्लान। उसमें आप डायरेक्टली एएमसी से डील कर रहे हैं, तो एक्सपेंस रेशियो कम होगा। और वहीं एक रेगुलर प्लान में, जहां फंड मैनेजर आपके फंड्स को आपके लिए मैनेज करता है, तो उनकी फीस या कमीशन भी एक्सपेंस रेशियो में ऐड हो जाती है। एसआईपी से जुड़ी एक और टर्म है लमसम। लमसम एसआईपी से बिल्कुल अपोजिट है। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने कुछ अमाउंट इकट्ठा किया है, या आपको बोनस मिला है, और आप वो सारा अमाउंट एक साथ एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसका पॉजिटिव ये है कि ये बहुत कन्वीनियंट है। जैसे ही अमाउंट मिला, सारा एक साथ ही इन्वेस्ट कर दिया, तो हर महीने पैसे डिडक्ट होने वाली बात ही खत्म। अगला पॉइंट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, जो कि है टाइमिंग ऑफ द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने नवंबर 2019 में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन कोविड-19 के टाइम पर जब लॉकडाउन लगा तो मार्केट डाउन हो गई। तो आपने जहां अमाउंट इन्वेस्ट किया, वो शेयर भी मान लीजिए 20% गिर गए, और आपको उस वक्त पैसों की ज़रूरत पड़ गई, और आपने शेयर्स बेचने चाहे तो आपके पैसों की वैल्यू भी 20% कम हो गई, 4 लाख। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, पैसे की वैल्यू 20% बढ़कर 6 लाख भी हो सकती है। विच वन शुड यू चूज? ये डिसीजन लेने से सबसे पहले आपको ये अपने मोड ऑफ इनकम के बारे में सोचना है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, तो एसआईपी एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं, या आप यू अर्न मनी प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, तो लमसम आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सैलरीड पर्सन हैं तो लमसम ऑप्शन ही पिक नहीं कर सकते, या फ्रीलांसर हैं तो एसआईपी आपके लिए बुरा है। विद एसआईपी यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट स्लो, एंड लमसम आप अपने बोनस मनी के साथ भी कर सकते हैं। एंड द फाइनल क्वेश्चन, फॉलोइंग मार्केट या राइजिंग मार्केट एस्पेक्ट को इग्नोर करते हुए देखें, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी का ऑप्शन ज़्यादा बेटर नज़र आता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट छोटे अमाउंट से भी शुरू की जा सकती है, प्लस मार्केट फ्लक्चुएशन से ज़्यादा अफेक्ट ना होते हुए अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। फाइनेंशियल गोल सेटिंग। बचपन में हम सभी ने पढ़ा होगा कि प्रोग्रेस का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। एक ऑफिस तक पैदल चलकर जाने वाले व्यक्ति के लिए अगले साल उसके पास एक साइकिल होना प्रोग्रेस है। एक साइकिल पर बैठकर ऑफिस जाने वाले व्यक्ति के लिए अगले साल उसके पास एक मोटरसाइकिल होना प्रोग्रेस है। एक मोटरसाइकिल पर बैठकर ऑफिस जाने वाले व्यक्ति के लिए कार में बैठकर ऑफिस जाना प्रोग्रेस है। इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि अलग-अलग लोगों के लिए प्रोग्रेस का अलग-अलग मतलब होता है।
म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी चीज है जो इन सभी फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में आपकी हेल्प करता है। चाहे आपको अगले 3 साल में एक नया मोबाइल फोन चाहिए, चाहे आपको अगले 6 साल में एक गाड़ी चाहिए, चाहे आपको अपने बच्चों के लिए उनके एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, या फिर आपको अपने खुद के लिए 40 साल के बाद होने वाली अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। हर फाइनेंशियल गोल्स के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड प्लान्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। अब अगला सवाल ये है कि इन फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए म्यूचुअल फंड्स ही सबसे ज्यादा सही क्यों है। अब मान लीजिए कि आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसे ना लगाकर अपने पैसे को सिर्फ सेव किया। आपका फाइनेंशियल गोल था कि 3 साल बाद आपको सबसे नया वाला सबसे फैंसी स्मार्टफोन खरीदना था। आप मार्केट में जाकर देखते हैं कि इस समय सबसे नए और सबसे अच्छे स्मार्टफोन की कीमत लगभग 50,000 है। अब आप डिसाइड करते हैं कि अगर आपको अगले 3 साल बाद ही 50,000 का सबसे नया और अच्छा स्मार्टफोन खरीदना है, तो आपको अगले 3 साल तक हर महीने ऑलमोस्ट 1,600 रुपये सेव करने होंगे, जो कि आपको अपनी डेली नीड्स और वांट्स की वजह से होने वाले खर्चे से अलग निकाल कर रखने होंगे। अब जब 3 साल बाद आप मार्केट में जाकर देखते हैं कि एक नया आईफोन लॉन्च होता है और उसकी कीमत 50,000 ना होकर 60,000 है, तो भला इसकी वजह क्या हो सकती है? आपने बिल्कुल सही सोचा। इसकी वजह इन्फ्लेशन है। और अगर मान कर चलें कि पिछले 3 साल में इन्फ्लेशन करीब 6% तक रहा है, तो इसी वजह से 3 साल बाद मार्केट में बिकने वाला सबसे अच्छा और नया स्मार्टफोन अब 60,000 का हो गया है। इस सिचुएशन में आपका पैसे सिर्फ सेव करना एक बेकार डिसीजन साबित होता है, और म्यूचुअल फंड्स एक बहुत बेहतर ऑप्शन की तरह दिखता है। अब इन्हीं 3 साल में मान लीजिए आपने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में वही 1,400 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किए, और ये म्यूचुअल फंड आपको 3 साल बाद 12% की एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रिटर्न देता है। तो अंत में ये म्यूचुअल फंड आपको ऑलमोस्ट 60,000 रुपए देता है, जिससे कि आप अपनी चॉइस का सबसे नया और अच्छा स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। हर इंसान के अपने फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जो उनके और उनकी फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से होते हैं। आप एक घर, एक बड़ी कार खरीदना चाहते हैं, या अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए फंडिंग चाहते हैं, या फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रिटायरमेंट चाहते हैं। आपके फाइनेंशियल गोल्स शॉर्ट टर्म हो सकते हैं या मिड टर्म हो सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, या इन तीनों का ही मिक्स हो सकते हैं। और आपके यही गोल्स डिटरमिन करते हैं कि आपको कितनी सेविंग करनी है और कितने पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड्स की स्कीम हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए डिज़ाइन की जाती है। चाहे आप एक बहुत ही बेहतर रिटर्न चाहते हैं और बड़ा रिस्क उठा सकते हैं, या फिर चाहे आप बढ़िया रिटर्न्स चाहते हैं पर ज़्यादा रिस्क नहीं चाहते। हर तरह के आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपको कई सारे बढ़िया म्यूचुअल फंड्स के प्लान्स मार्केट में मिल जाते हैं। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप सही म्यूचुअल फंड्स को ही चुनें। मान लीजिए कि आप अगले 1-2 साल में कहीं घूमने जाना चाहते हैं, इंडिया में ही या किसी एग्जॉटिक फॉरेन लोकेशन पर, या कोई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, या अपने घर पर कोई बड़ा रेनोवेशन का काम करवाना चाहते हैं, या कोई महंगा गैजेट खरीदना चाहते हैं, तो ये सब एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंडर आता है। और इस सब के लिए बेहतर रहता है कि आप शॉर्ट टर्म गिल्ड फंड्स, शॉर्ट टू मीडियम टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें, जो कि आपको कुछ ही सालों में एक बेहतर रिटर्न देंगे। आपके मीडियम टर्म गोल हो सकते हैं कि आपको अगले 5 साल में एक महंगी कार खरीदनी है, या एक बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट करना है, या आपको इस तरह से टैक्स प्लानिंग करनी है कि आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़े। तो आपको इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम या SWP में म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक ऐसा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके जरिए इन्वेस्टर्स अपना एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कुछ रेगुलर इंटरवल्स पर विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपको आपके बच्चों की एजुकेशन की चिंता है, या उनकी शादी की चिंता है कि भाई आजकल तो शादी में कितना खर्च होता है, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो मेरी बच्चों की एजुकेशन और शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा,
या फिर आपको अपनी रिटायरमेंट के बाद की चिंता है कि आप दूसरों के सहारे भी जीना चाहते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो ये सब लॉकडाउन इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। और इस सब के लिए सबसे बढ़िया होता है कि आप इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स, सेक्टर या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करें। ये म्यूचुअल फंड्स एक छोटे पीरियड में थोड़ी उबड़ खाबड़ हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से आपको उम्मीद से बढ़कर रिटर्न्स देते हैं। म्यूचुअल फंड्स जनरली एसेट एलोकेशन फंड्स भी ऑफर करते हैं, जो कि एक तरह से आपकी लाइफ को मिरर करते हुए चलते हैं। जैसे कि जब आप यंग हैं, तब आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो तब ये म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को थोड़ा रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, कि जिनमें हायर रिटर्न्स के ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन हाई रिस्क भी है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, वैसे ये आपके फंड्स को ज्यादा सिक्योर और स्टेबल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये सब उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिन्हें म्यूचुअल फंड की ज्यादा जानकारी नहीं है, और ना ही उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट है इनको डीपर लेवल पर समझने का। उन्हें बस अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने से मतलब है, और वो सारा काम फंड मैनेजर पर ही छोड़ना चाहते हैं। इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसी बीच कई तरह के म्यूचुअल फंड्स का नाम भी इस एपिसोड में आया। अगर खास तौर पर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स को तीन बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इन तीनों कैटेगरीज के बारे में हम अगले एपिसोड्स में बात करेंगे। एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड्स वर्सेस स्टॉक्स। जवानी में की गई फिक्स्ड डिपॉजिट अक्सर बुढ़ापे में हॉस्पिटल की बिल्स के लिए तोड़नी पड़ जाती है। भला ऐसी इन्वेस्टमेंट तो करनी ही नहीं चाहिए, यही बात आती है ना दिमाग में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस उसके साथ फ्री मिलती है, तो क्या आप मानेंगे मेरी बात को? अरे मानना तो पड़ेगा ही आपको जब मैं सच बोल रही हूँ। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, जबकि एफडी जैसे पुराने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपको ऐसा कोई फायदा नहीं देते। आज इस एपिसोड में आपके साथ कुछ और इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूंगी और उन्हें म्यूचुअल फंड से कंपेयर भी करूंगी, और कोशिश करूंगी कि एपिसोड के एंड तक आप लोग समझ जाएं कि कौन कहाँ आगे है और कौन कहाँ पीछे। पिछले एपिसोड्स में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में कई बातें जान गए हैं, जैसे कि उनके टाइप्स और क्यों हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। पर शायद अभी भी कहीं कहीं आपके मन में ये बात है कि अरे छोड़ो यार, ये तो बहुत काम है, क्यों इतना सोचना अपने लिए, तो एफडी ही बेस्ट है। अगर ये आपके दिमाग में खुद नहीं आया, तो पिताजी ने दिमाग में डाल ही दी होगी ये बात। पर क्या सच में ऐसा है? अब फिक्स्ड डिपॉजिट है तो काफी सिक्योर, इजी भी है। अरे फिर तो यही बेस्ट ऑप्शन हुआ ना, या नहीं? समझ नहीं आ रहा? तो चलिए थोड़ा डीप चलते हैं इस टॉपिक में। म्यूचुअल फंड्स वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी एफडी। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी बातें पिछले एपिसोड्स में हो गई हैं, तो इस बार हम एफडी से शुरू करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो बैंक्स और एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि मुथूट फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ऑफर करते हैं। एफडी आपके ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करती है, और इनका इंटरेस्ट रेट आरबीआई के थ्रू सेट किया जाता है, इस कंडीशन पर कि आप डिसाइडेड टाइम यानी एफडी मैच्योर होने से पहले अपना पैसा नहीं निकालेंगे। हालांकि आप एक पेनल्टी अमाउंट पे करके एफडी पूरी होने से पहले अपना पैसा विड्रॉ करवा सकते हैं। एफडी ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने अपने फैमिली मेंबर्स से भी बहुत कॉमनली ही सुना होगा कि एक्स्ट्रा मनी आए जैसे ही हाथ में, बस एफडी करवा लो। और इसमें कोई दो राय नहीं कि एफडी सिक्योरिटी और ठीक ठाक रिटर्न्स के एस्पेक्ट से एक बढ़िया ऑप्शन नहीं है। पर दादा दादी के जमाने में और आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ हटके करना हो, एवरेज से कुछ आगे जाना हो, तो सिक्योरिटी के ब्लैंकेट से बाहर निकलना भी जरूरी है।
क्या पता कहाँ खजाना मिल जाए। और इसी तलाश में जब आप एफडी से आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएंगे म्यूचुअल फंड्स। अब जैसे बचपन में दो चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए पेज के बीच में लाइन खींचकर दो कॉलम्स बनाकर फिर अलग अलग पॉइंट्स लिखते थे, मैंने भी कुछ वैसा ही किया। तो चलिए, पहला पॉइंट है ऑप्शंस। एफडी में आपके पास एक ही ऑप्शन है, लमसम इन्वेस्टमेंट, जो आप करेंगे एक सर्टन लॉक इन पीरियड के लिए और जिस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स आपको डाइवर्सिफिकेशन, बेटर रिटर्न्स और कभी भी अपना पैसा निकालने की फ्रीडम देता है। और अगर आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है तो मंथली स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, एसआईपी भी कर सकते हैं। पर अब ये कहेंगे कि ऐसा तो आरडी में भी किया जा सकता है। और यहीं आता है हमारा सेकंड जरूरी पॉइंट, जो है रिटर्न्स। सारी बात शुरू ही रिटर्न्स को लेकर होती है, तो इसे कैसे ना सबसे जरूरी समझा जाए। एफडी इज दाल चावल फॉर लाइफ, और लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, हक्का नूडल भी होना चाहिए ना। तो यही बुफे आपके लिए लेकर आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स मार्केट से कनेक्टेड है, तो एसआईपीज या डेट म्यूचुअल फंड्स कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें रिस्क कम है और रिटर्न फिर भी एफडी से बेटर मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए इक्विटी या हाइब्रिड फंड्स की, तो रिटर्न्स उनके भी बेहतर हैं, बस रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा है। फिक्स्ड डिपॉजिट का रिटर्न रेट भी फिक्स्ड ही है, और इस इन्फ्लेशन को जमाने में जितना बेहतर रिटर्न मिलेगा उतनी ही बेहतर वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। इसी से हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर, जो कि है इन्फ्लेशन। कोविड के बाद वर्ल्ड में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ घट रही है। अब एफडी में क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही फिक्स्ड है, तो उस पर इन्फ्लेशन का कोई खास असर नहीं पड़ता। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में इन्फ्लेशन एडजस्टेड होते हैं, इसलिए बेहतर रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। ये तो रही बात एफडी और म्यूचुअल फंड्स की। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स वर्सेस स्टॉक्स की। सबसे पहले आई एक्सप्लेन कि स्टॉक्स होते क्या हैं। सो स्टॉक्स आर बेसिकली शेयर ऑफ द कंपनी दे बिलोंग टू। आसान भाषा में कहूँ तो एक कंपनी में कुछ परसेंट की ओनरशिप जो आपको शेयर्स के जरिए मिलती है। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके शेयर ओनर्स, जिन्हें स्टेक होल्डर्स भी कहा जाता है, उन्हें बेनिफिट मिलता है। अब पहले बात करते हैं स्टॉक्स क्यों एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। पहला, इंडिविजुअल स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए बहुत आसान होते हैं और आजकल काफी सारी एप्स अवेलेबल हैं जिन पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी कंपनी के स्टॉक्स में तेजी आती है तो प्रॉफिट डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को होता है। फॉर एग्जाम्पल, 2020 कोविड का टाइम था, पर वीवा नाम की कंपनी के शेयर्स उसी एक साल में 62% बढ़ गए। तो बेसिकली रिटर्न्स यहाँ बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तीसरा, चार्जेस। म्यूचुअल फंड में कई तरह के चार्जेस होते हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट चार्ज, फंड मैनेजर की फीस, अगर रेगुलर प्लान है तो ब्रोकर का कमीशन। लेकिन स्टॉक्स में ऐसा कोई चार्ज नहीं होता। तो क्या स्टॉक्स ही सबसे अच्छा ऑप्शन है? क्या आज ही अपने सारे पैसे इसमें इन्वेस्ट कर देने चाहिए? रुकिए रुकिए, जो चीज जितना चमकती है उसे पाने के लिए उतना ही रिस्क उठाना पड़ता है। अब एफडी सेफ है पर बढ़िया रिटर्न्स उसमें कुछ कम है। स्टॉक्स हैं तो आसान, रिटर्न्स भी बहुत बढ़िया दे सकते हैं, पर रिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो बीच का रास्ता आप अपना सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के साथ। म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स से बेहतर हैं क्योंकि पोटेंशियल फॉर लार्ज लॉसेस। जिस तरह वीवा कंपनी के शेयर्स एक साल में 62% बढ़ गए, उसी तरह ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम 76%, कॉटी 74% जैसी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स 76% और 74% गिरे भी। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा रहता है क्योंकि स्टॉक्स की ओनरशिप इंडिविजुअल होती है। वहीं म्यूचुअल फंड एक म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट होती है जहां ओनरशिप बंट जाती है। रिसर्च। स्टॉक्स के बारे में रिसर्च बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एसेट चूज करना, पोर्टफोलियो बनाना किसी ऐसे इंसान के लिए जिसे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कम नॉलेज हो, काफी डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। वहीं म्यूचुअल फंड्स पिक करने पर आपको एक फंड मैनेजर जो कि फाइनेंस की अच्छी नॉलेज रखते हैं, आपको गाइड करने के लिए एंड आपको मदद करने के लिए अवेलेबल होते हैं। म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी।
दोनों ही केसेस में ये एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, जैसे कि एसआईपी। वहीं स्टॉक्स में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। रिस्क्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स के कई सारे एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमने जैसे जाना कि म्यूचुअल फंड्स कई सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं और इंडेक्सेस तक में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स को कम से कम रिस्क हो। लेकिन फंड मैनेजर्स कितना भी चाहें, लेकिन ये रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ तक कि डेट म्यूचुअल फंड्स तक में भी 100% सेफ्टी की गारंटी नहीं मिल पाती है। कई बार बड़ी बड़ी कंपनीज भी इंटरेस्ट पेमेंट्स पर डिफॉल्ट कर जाती हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाता है। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ILNFS दिवालिया होने से पहले ये इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक थी। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर के पुअर ग्रोथ और कंपनी के टॉप लेवल के मिसमैनेजमेंट की वजह से कंपनी और इन्वेस्टर्स का पैसा लॉस में चला गया। कई म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म में काफी वोलेटाइल हो सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट्स को नीचे लेकर जा सकते हैं। जैसे कि कई फंड मैनेजर्स हाई रिटर्न्स की चाहत में जंक बॉन्ड्स तक में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि एक रिस्की स्टेप साबित हो सकता है। जंक बॉन्ड्स सिर्फ वही कंपनीज जारी करती हैं जो कि फेल होने की कगार पर होती हैं। ऐसे में हमें ज्यादा रिटर्न के लालच में आकर इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। कई बार हम सिर्फ अच्छे पास्ट रिकॉर्ड्स की वजह से कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसे में हमें और भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कहीं इस म्यूचुअल फंड में अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर नई इक्विटीज या बॉन्ड्स तो नहीं खरीद लिए। इस केस में इस फंड की फ्यूचर परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फंड में काफी चेंजेस आ गए हैं। कई बार फंड मैनेजर्स भी चेंज हो जाते हैं। ऐसे में ये इन्वेस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन सब बातों का ध्यान रखें। कई बार AMCs लालच में आकर बस नए म्यूचुअल फंड्स बनाने पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनका गोल ज्यादा से ज्यादा कमीशन पाना और नए फंड्स को कलेक्ट करना होता है। ऐसे में उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता अगर कोई पुराना फंड फेल हो रहा हो, क्योंकि नए वाले फंड से भी कमीशन आ ही जाएगा। इस सब के चक्कर में AMCs न्यू म्यूचुअल फंड्स की बहुत पब्लिसिटी करती है, जबकि ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये फंड्स जमीन पर प्रूवन नहीं है। कागजों में चाहे ये कितने अच्छे लगें, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये कैसा परफॉर्म करेंगे, किसी को नहीं पता। इसीलिए इन्हें अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर म्यूचुअल फंड्स को हम एक एजेंट के थ्रू खरीद सकते हैं, लेकिन इससे हमें एजेंट को एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ता है और लॉन्ग टर्म में ये हमारे रिटर्न्स को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है। और अगर हम अपने रेगुलर म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसे भी कई बार न्यू इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जिस पर कि हमें कैपिटल गेन्स टैक्स भी देना पड़ता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट की अप और डाउन से अफेक्ट होते हैं। और स्टॉक मार्केट में जब सब बढ़िया चल रहा है, तब भी एक्सटर्नल शॉक्स की वजह से मार्केट डाउन जा सकती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिकन फेडरल बैंक का इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना। उसके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट को छोड़कर अमेरिकन मार्केट का रुख कर लिया, बेटर रिटर्न्स की खोज में, जिससे कि डॉलर मजबूत हो गया और रुपया कमजोर। और इससे इंडियन मार्केट्स पर नेगेटिव असर पड़ा और उसके साथ ही म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स पर भी बुरा असर पड़ा। उम्मीद से कम रिटर्न्स भी म्यूचुअल फंड्स की एक बड़ी कमी है। कई बार इनमें बहुत सारे हिडन कॉस्ट्स जुड़े होते हैं, जो कि एक आम आदमी को समझ ही नहीं आ पाते। उसका रिटर्न आता है तो मैच्योरिटी खत्म होने के बाद 10%, लेकिन हिडन कॉस्ट्स की वजह से वो सिर्फ 7% या 8% तक रह जाता है। ऐसा होने पर जितना इन्वेस्टर रिस्क उठाता है, उतना उसे रिटर्न नहीं मिलता। काफी ज्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन थोड़े रिस्क भरे भी होते हैं। जबकि कई म्यूचुअल फंड्स में रिस्क कम होता है, लेकिन वो रिटर्न्स थोड़ा कम देते हैं।
मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स आपको आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम में भी 1.5 लाख रुपया बचाने में काम आता है, लेकिन इस पर भी कुछ न कुछ टैक्स लगता है। तो अब इस एपिसोड में मैं सबसे पहले आप सभी को टैक्स के बारे में जानकारी दूंगी कि म्यूचुअल फंड्स पर किस तरह के और कैसे टैक्स लगते हैं और कैसे हम उस टैक्स को थोड़ा बचा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को एक काफी टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को दो तरह से रिटर्न देता है, डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट में से वो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स देती है। इस बात को कंपनी ही डिसाइड करती है कि इन्वेस्टर्स को कितने डिविडेंड देने हैं और कब देने हैं। इन्वेस्टर्स के पास जितने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स होते हैं उन्हें उसी हिसाब से डिविडेंड्स मिलते हैं। जो कंपनी इन्वेस्टर्स को जितना ज्यादा डिविडेंड जितने रेगुलर इंटरवल्स पर देती है वही इन्वेस्टर्स की पसंद बन जाती है और इन्वेस्टर्स उसी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इस तरीके से दोनों ही पार्टीज को काफी फायदा होता है। अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड से डिविडेंड्स मिलते हैं तो सरकार उन्हें आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम का ही हिस्सा मानती है और फिर आपकी इनकम को ही रिस्पेक्टिव टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स करती है। अगर एक सैंपल देकर समझाऊं तो मान लें कि आपकी एनुअल इनकम 7 लाख है और उसी साल आपको अपने म्यूचुअल फंड से डिविडेंड्स में 2 लाख रुपए की कमाई हुई। तो अब इस 2 लाख रुपए पर अलग से कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब सरकार आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम को 9 लाख मानेगी और आपको 5 से 10 लाख के टैक्स ब्रैकेट में रखकर उसी हिसाब से आपसे टैक्स लेगी। डिविडेंड्स के अलावा आपकी कैपिटल गेन्स के थ्रू भी रिटर्न्स मिलते हैं। कैपिटल गेन वो प्रॉफिट होता है जो आपको तब मिलता है जब आपके म्यूचुअल फंड्स की एनएवी नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाती है। मान लें कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए लगाए और अगले साल उस म्यूचुअल फंड की कीमत 3 लाख हो गई। जब आप इस म्यूचुअल फंड में से अपने हिस्से को सेल करेंगे तो आपको 1 लाख के इस प्रॉफिट पर कैपिटल गेन्स टैक्स सरकार को देना होगा। कैपिटल गेन्स टैक्स पर कितना टैक्स देना पड़ेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो म्यूचुअल फंड कितना वैल्यू में अप्रिशिएट किया, वो फंड किस तरह का है और आपके पास वो कितने सालों से है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की सेल से मिलने वाला कैपिटल गेन दो कैटेगरीज का होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 1 साल के अंदर ही उसे बेच दें तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में आते हों। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी कि आप म्यूचुअल फंड को खरीदने के 1 साल बाद उसे बेचें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को काफी बढ़िया माना जाता है क्योंकि सबसे पहले तो इसमें आपको 1 लाख तक का अमाउंट टैक्स एग्जेम्प्ट होता है और बाकी बचे अमाउंट पर आपको सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ता है। डेट म्यूचुअल फंड्स पर मिलने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही अलग से कोई टैक्स नहीं लगता, बल्कि इससे आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया जाता है और फिर उसे आपके टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स किया जाता है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर आपको फ्लैट 20% टैक्स देना पड़ता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स पर मिलने वाले कैपिटल गेन्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि फंड इक्विटी फोकस्ड है या डेट फोकस्ड है। इक्विटी फोकस्ड हाइब्रिड फंड्स को इक्विटी फंड्स की तरह ही टैक्स किया जाता है और डेट फोकस्ड हाइब्रिड फंड्स को डेट फंड्स की तरह टैक्स किया जाता है। अब जब मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स पर मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स के बारे में बता दिया है, तो अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। जब भी आप किसी इक्विटी या हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उस पर आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी भी देना पड़ता है, जो कि सिर्फ 0.001% होता है। डेट म्यूचुअल फंड्स पर कोई एसटीटी नहीं देना पड़ता। जैसे जैसे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स का मार्केट स्पेस भी लगातार बढ़ रहा है। भारत की कई सारी बड़ी कंपनीज और स्टार्टअप्स इस रश का फायदा उठाकर खुद भी प्रॉफिट कमा रहे हैं और लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना आसान बना रहे हैं। वैसे तो काफी बढ़िया एप्स हैं मार्केट में, लेकिन उनमें से ज़ेरोधा और कॉइन ऐप सबसे बेस्ट हैं।
इस ऐप को इस्तेमाल करना बेहद आसान है क्योंकि इसका इंटरफेस काफ़ी क्लटर फ्री है और आप सारी चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये ऐप उसे बेहद आसान बना देती है। आप बहुत इजीली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर पाते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉफिट या लॉस को किसी भी समय देखकर इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकते हैं। जिंदगी हमेशा से ही अनप्रिडिक्टेबल रही है, लेकिन कोविड-19 ने हमें समझा दिया कि ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी आने वाले समय में काम नहीं आएगी। ऐसे में कभी भी पैसे की जरूरत सामने आ सकती है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ भागेंगे, वहाँ भागेंगे, अपना माथा पकड़ेंगे कि काश पहले से सेविंग्स की होती या कोई इन्वेस्टमेंट की होती। ऐसे में म्यूचुअल फंड्स एक सेवियर की तरह दिखते हैं। अच्छे रिटर्न्स के साथ इनमें रिस्क भी कम होता है। तो क्यों ना हम आज से ही अपने कीमती पैसे को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। मैंने सारे एपिसोड्स में यही कोशिश की है कि मैं आपको जितना अच्छी तरह म्यूचुअल फंड्स के बारे में अवेयर कर सकती हूँ वो कर दूँ। अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का मन बना चुके हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप खुद भी अपनी तरफ से रिसर्च करें और उसके लिए आप grow.in या म्यूचुअल फंड्स सही है .com जैसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।